अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम जा रहे हैं। कैप 2 का टैक्स प्रैक्टिसेस का क्वेश्चन नंबर 8। इसके दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स, उसके रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके उसकी काइंड्स ऑफ सिस्टम क्या, टैक्सेस क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। चैप्टर 3 के अंदर हमने इखलाकियात के ऊपर बात की थी, और मैं आपके साथ अगर शेयर करूं उसकी समरी। तो हमारे पास जो लेजिस्लेटर थे, हमने कहा कि इनको कानून बनाते हुए क्या करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। क्या कि कानून जो है वो कैनून्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे रात को भी आपको पता है लेजिस्लेशन हुई है, हमारे दस्तूर में चेंजेस, 26th अमेंडमेंट आई है, उसके अंदर चेंजेस उन्होंने की है। तो उनको कानून बनाते हुए किसको फॉलो करना चाहिए, कैनन्स को फॉलो करना चाहिए। मैं लिखता हूँ, सिस्टम पे उड़ा रहे हैं, यानी क्या बात। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको जो पावर दी गई है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो उनको कहा गया है, जिस तरह से कहा गया है वैसे ही करें, उसका मिसयूज ना करें। प्रैक्टिशनर के ऊपर हमने बात की कि प्रैक्टिशनर जो है इनको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिशनर्स को, कि इनको ड्यू केयर केयर के साथ काम करना चाहिए, प्रोफेशनली काम करना चाहिए, किसी की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉयट ना करें। ये सारी चीजें इसके ऊपर हमने बात की थी। आप लगता है याद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे नहीं बता रहे, इट मीन्स कि शायद आप इसको याद नहीं करते। आज है जी टैक्स पेयर। एक टैक्स पेयर को किस तरह का होना चाहिए। टैक्स पेयर जो है उसको काम करते हुए, यानी टैक्स देते हुए किसी मुल्क के अंदर क्या चीजों का ख्याल करना चाहिए, उसके लिए आपकी किताब में भी मौजूद है। और मैंने इसके साथ क्या किया है कि आपके नोट्स बना के मैंने वो भी प्लेस किए हुए हैं। अच्छा, इसकी बिल्कुल मैंने क्या किया, बॉटम के ऊपर ये आपकी गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, इसकी मैंने समरी यहाँ प्लेस कर दी हुई है। बिल्कुल तीन चीजें हैं। यूटिलिटेरियनिज्म नंबर 1, नंबर 2 वर्च्यू एथिक्स, और डियोंटोलॉजी। तीन चीजें इसकी जो है हमारी किताब में मौजूद है। पास पेपर के अंदर इसकी इसकी इंटेंसिटी देखी जाए तो मुझे आज तक मिला नहीं है क्वेश्चन। आपको मिले तो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। पहली चीज ये है यूटिलिटी। यूटिलिटी किसको कहते हैं, फायदे को। यूटिलिटी किसको कहते हैं, फायदे को। कि पे टैक्सेस टू द बेनिफिट मोस्ट ऑफ द मोस्ट पीपल, यानी आप टैक्स इसलिए दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो, इससे फायदा हो। पहला ऑब्जेक्टिव ये है भाई। अब किसकी बात कर रहे हैं, टैक्स पेयर की। कितने लोग हैं, चार, लेजिस्लेटर, ये मिटता जा रहा है, लेजिस्लेटर, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटर, प्रैक्टिशनर्स और टैक्स पेयर। ये चार हमारे पास जो है ना वो लोग मौजूद हैं। इसमें आखिरी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि एक टैक्स पेयर को सोचना चाहिए कि मेरे पैसे से लोगों को फायदा होगा। मैं जो टैक्स दूंगा दूसरों को, उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। दूसरों को जो है वो अच्छी खुराक मिलेगी, उनको जो है वो क्या मिलेगा, उसमें स्कूल, उनको अच्छी तालीम, अच्छी हेल्थ उनको मिलेगी। हमारे पूरे मुल्क के अंदर देखिए कितने खूबसूरत हॉस्पिटल हैं, कितने अच्छे इदारे हैं, कितने अच्छे स्कूल हैं। सारे लोग जो है, बच्चे हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट से हम इलाज भी जाके करवाते हैं, गवर्नमेंट की बसें इतनी खूबसूरत चलती हैं। जगह जगह जो हमारे पास सारी चीजें सहूलतें मौजूद है, तो उसको क्या है कि मेरे पैसे से बहुत सारे लोगों को क्या होगा, फायदा होगा। ये है, समझ आ गई। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, with the help of my taxes, most of the people of Pakistan will will be benefited, will be benefited। समझ आ गई। दूसरा है वर्च्यू एथिक्स। इखलाकी तौर पर मैं क्या हूं, ऑनेस्ट हूं।
बी ऑनेस्ट एंड पे व्हाट यू ओ। आपका दिल करता है या नहीं करता? आपका दिल करता है या नहीं करता? आपको क्या करना है? टैक्सेस पे करने चाहिए ऑनेस्टली। समझ आ रही है? मिसाल के तौर के ऊपर मैं किसी को चीज बेचता हूँ तो वो वापस करने आ गया, मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा यार इसको मैं पैसे वापस करूँ, लेकिन इखलाकी तौर पर क्या है कि मैं उसको पैसे वापस करूँ कि यार कोई बात नहीं, आपको चीज पसंद नहीं आई, ये ले अपने पैसे। ये है वर्च्यू एथिक्स। क्या है? वर्च्यू एथिक्स जो है वो ये डियोंटोलॉजी। यू हैव टू फॉलो द लॉ, इट्स माई ड्यूटी। कानून ने कह दिया 35%, मेरा दिल नहीं माना 35% को, लेकिन मैं फिर भी कानून को फॉलो मैंने करना है। फॉलो टैक्स लॉज बिकॉज इट्स योर ड्यूटी। ये क्या है? ड्यूटी। ये है बी ऑनेस्ट। इससे फायदा होगा। तीन चीजें हमें बताई जा रही हैं टैक्स पेयर के एथिक्स से। दोबारा बताइएगा। मेरे पैसे से लोगों को फायदा होगा, फलाहो बहबूद। क्या है? पहली चीज क्या है? फलाहो बहबूद का, कि भी मेरे पैसे से लोगों के अंदर जो है वो क्या हो गए, पैसे चलेंगे तो फलाहो बहबूद पैदा होगी। नंबर टू, दूसरी चीज क्या है? मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए। और नंबर थ्री क्या है? कि ये मेरी ड्यूटी है, डियोंटोलॉजी मेरी ड्यूटी है कि मैं लॉ को फॉलो करूं। अच्छा, ये एक पेज के ऊपर मैंने ये इसके जो है वो प्लेस कर दिए हुए हैं। अब देखिएगा, यूटिलिटेरियनिज्म। दिस ethical theory focuses on outcomes or consequences of action. The morally right action is the one that results in the greatest good for the greatest number of people. अच्छा काम वो है जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो। ये है आपका यूटिलिटेरियनिज्म। और इसकी एग्जांपल नीचे जो है वो कोट की हुई है। A wealthy taxpayer may be eligible for legal tax deductions, but they choose not to claim them, reasoning that paying more taxes will have, यानी मैं चाहता तो मैं बहुत सारी और डिडक्शन अपनी इनकम में से माइनस करता ताकि मेरा टैक्स कम से कम हो, लेकिन उसने कहा नहीं यार, मुझे टैक्स ज्यादा देना है। जैसे हम सब लोग सोचते हैं, हम सारे क्या कहते हैं कि हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है ना? सॉरी, ऐसे है कि नहीं? ऐसे नहीं है। बहरहाल ये लॉ यही कहता है, यूटिलिटेरियनिज्म यही कहता है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना चाहिए। वर्च्यू एथिक्स मैं आपको बता चुका हूं। वर्च्यू एथिक्स emphasizes the character of the individual rather than specific action. A virtue person is someone who cultivates good moral character traits like honesty, fairness and integrity. एक वर्च्यू पर्सन कौन होता है? वर्च्यूअस पर्सन कौन होता है? जिसकी इंटेग्रिटी हो, मोरालिटी ठीक हो और वो ऑनेस्टली काम करे, इसको वर्चुअस पर्सन कहते हैं। अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी कहते हैं ना, इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी वो है। डियोंटोलॉजी ड्यूटी है मेरी। डियोंटोलॉजी फोकसेस ऑन द एडहेरेंस टू द मॉरल ड्यूटीज। एडहेरेंस कहते हैं किसी के साथ जुड़ना, एडहेर करना, कंप्लाई करना। इसका दूसरा नाम क्या है? कंप्लाइज। पता नहीं आज इसको क्या और मिट जाता है। फोकसेस ऑन द कंप्लायंस टू द मॉरल ड्यूटीज। मुझे मॉरल ड्यूटीज को क्या करना है? फॉलो करना है। ये मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कानून को फॉलो करूं। ठीक है? कंप्लायंस करूं किसके साथ? मॉरल ड्यूटीज के साथ। ऑब्लिगेशन मेरी जिम्मेदारी है रूल्स को, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। इसके बाद मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे अपने तौर के ऊपर अपने हक को क्या करना है? पूरा करना है। मुझे अपने हक को अदा करना है। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। ले जी, ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके अंदर दोबारा चलते हैं अपनी किताब के ऊपर। ये तीन चीजें हैं बस, इसको इन तीन चीजों को जरा देख लीजिएगा। ठीक है? इसमें इतना ही काफी है। इसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन, जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा चुका हुआ है। राइट? इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको जरा पढ़े, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
अब आ रही है वो, आज देख ही गए मुझे। इसको जरा पढ़िएगा, मैं बस 5 मिनट्स में आ रहा हूँ। ये अवॉइडेंस और रीजन जो है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें दो लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, अवॉइडेंस और एवेजन। ठीक है। अवॉइड करना किसे कहते हैं? नजरअंदाज करना। ठीक है। ये जो अवॉइडेंस है ना, इट्स अ लीगल वर्क, ये लीगली ठीक है ये, लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये है कंसीलमेंट, एवेजन, अवेड करना, चोरी करना। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? ये लीगली ठीक है, इसको टैक्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। अच्छा, एग्जाम में ना स्टूडेंट इसको उलट कर आते हैं, बाल भूल जाते हैं, क्योंकि मिलते जुलते अल्फाज हैं, अवॉइडेंस और एवेजन। तो एबीसी में पहले क्या आता है? ए, बाद में क्या आता है? पहले अच्छी बात क्या है? पहले अच्छी बात ही होनी चाहिए ना, बुरी बात ये वाले ये। तो ए अच्छी है, और ई जो है वो, ई स्टैंड फॉर इवल। ई स्टैंड फॉर इवल, ये अच्छी चीज नहीं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको शायद इससे ज्यादा समझ आए। देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरी सेल जो है वो है 10 मिलियन। सही है। ठीक है, और इसके एक्सपेंसेस जो है वो है, लेट्स सपोज, 4 मिलियन। तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 6 मिलियन। ये मेरी इनकम हो गई। लेट्स सपोज कि टैक्स रेट जो है वो 29% एज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो मेरा टैक्स कितना आ जाएगा? 0.29। मुझे 17,40,000 रुपया देना चाहिए। सही है। मैं अगर ये करूँ, अब देखिएगा, मैं कहता हूँ यार 17,40,000 तो बहुत ज्यादा है, मैं अपने एक्सपेंसेस तो यही रहने दूं, अपने एक्सपेंसेस यही रहने दूं, लेकिन क्या करूं, इस 10 लाख की बजाय यहां लिख दूं 6 मिलियन। तो जैसे 6 मिलियन लिखूंगा, मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 2 मिलियन। और मेरा टैक्स 17 लाख से कहाँ आ गया? दिस इज अवेयन, इवल है, ये गलत कर रहे हैं आप टैक्स सही जो था उसको गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आ गई? दूसरा, मैं इसको तो नहीं छेड़ता, सेल में वही रहने देता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ 6 की बजाय यहाँ इसको मैं 8 कर दूं, यानी एक्सपेंसेस को बढ़ा दूं या इनकम को कम कर लूं, ये अवेजन है। चीज को शो ही ना करना, अवेड करना, उसको छुपा देना, कंसीलमेंट में चले जाना, ये है अवेजन। क्लियर हुई है बात कि नहीं? समझ आई है? अच्छा, एक तरीका है टैक्स मैनेजमेंट का। वो क्या है? मेरे दो बेटे हैं, मेरी दो शॉप्स हैं, ये दो शॉप्स के लिए टोटल मैं ही काम कर रहा था। तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि उनको कहूँ, बेटा अब दोनों अलग अलग काम करो, अपना तुम अपनी अलग सेल करो, तुम अपना कारोबार अलग रजिस्टर्ड करवाओ, तुम अपना कारोबार अलग रजिस्टर्ड करवा लो। राइट? तो उससे क्या होगा कि दोनों की इनकम कम हो जाएगी। अगर आप रेट्स को देखें 6 लाख वाले को, तो उससे कम हो सकता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त कितनी इनकम एग्जेम्प्ट है? 6 लाख रुपया एग्जेम्प्ट है। मैं फर्ज करें मेरा घर है, मैंने वो रेंट पे दिया हुआ है, और उसका मुझे रेंट आ रहा है 12 लाख रुपया। 12 लाख के ऊपर, सॉरी,
टैक्स रेट्स हमारे पास जो है, मैंने टैक्स रेट्स की प्रैक्टिस करवाई थी ना आपको। क्यों नए टैक्स रेट्स कहाँ से करवाई थी मैंने आपको? मैंने आपको ऑर्डिनेंस से मेरा ख्याल करवाई थी आपने। ये रेट से हमारे पास है। ये देखिएगा, मेरा रेंट आ रहा था 12 लाख रुपया। 12 लाख में टैक्स कितना बन रहा था? 90,000। 12 लाख में मुझे टैक्स देना पड़ रहा था 90,000। लॉ में, अच्छा मेरे हैं दो बेटे, लेट्स सपोज आई हैव टू सन्स। अगर ये मैं घर ट्रांसफर कर दूं दोनों बेटों के नाम के ऊपर, तो ये बन जाएंगे को ओनर, को ओनर्स ऑफ द हाउस। अब कौन हो गए? ए और बी। तो लॉ कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के को ओन हो तो हम उसकी इनकम को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी कितनी इनकम हो जाएगी? ए की 6 लाख, बी की कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपया। तो ये दोनों एग्जाम्प्ट हो गए, क्योंकि 6 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं। ये भी एग्जाम्प्ट हो गया। अब देखिए, इस तरीके में भी मैंने टैक्स चोरी किया है, इस तरीके से भी मैंने टैक्स को बचाया है। ये यहां मैंने क्या किया कि इसको मैंने 6 मिलियन कर दिया। राइट। लेकिन ये मैंने क्या किया, कानून ने मुझे नहीं कहा कि आप चाहो तो 10 लाख लिख दो, चाहे तो 6 लाख 60 लाख लिख दो। ये कानून ने तो नहीं कहा। लेकिन यह कानून मुझे कहता है कि अगर कोई एक शख्स मालिक होगा तो सारे रेंट के ऊपर उसी को टैक्स देना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा मालिक होंगे तो वो इनकम उनपे डिवाइड कर दी जाएगी। अब यहाँ जो टैक्स बचा है मेरा 90,000 का, ये लीगल है। ये क्या है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अवॉइडेंस। क्या बोलते हैं इसको? अवॉइडेंस। अब समझ आइए कि नहीं? करंट नहीं है आप में, ठंडे है। ये देखिएगा, टैक्स अवॉइडेंस is generally the legal exploitation of the tax regime to one's own advantage, to attempt to reduce the amount of tax that is payable by means that are within the law। इसकी सिंपल एग्जांपल लिख लें आप, सिंपल मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। टैक्स अवॉइडेंस इज अ लीगल मीन्स, टैक्स अवॉइडेंस इज अ लीगल मीन्स to avoid the taxes, avoid the taxes by employing, by employing, एम्प्लॉइंग कहते हैं यूज करना, EMPLOYING, बाय एम्प्लॉइंग द लीगल प्रोविजंस। प्रोविजन का क्या बताया था मैंने आपको? कानून। जब मैं बात करूंगा प्रोविजन मीन कानून। बाय एम्प्लॉइंग द लीगल प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल, को ओनरशिप एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। अब लिखे टैक्स अवेजन।
Tax evasion is a concealment of the taxes. Tax concealment, uh, tax evasion is the concealment, CONCEALMENT, concealment. Tax concealment, which is not permitted by the law, which is not permitted by the law. Which is not permitted by the law. जिसको कि लॉ परमिट नहीं करता उसको एम्प्लॉय करना ये कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम और ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, इनकम को कम करना, और ओवर स्टेटमेंट ऑफ दी एक्सपेंसेस, या तो एक्सपेंसेस को बढ़ाना या इनकम को कम करना, इसको कहते हैं। ये देखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन। ये देखिएगा, यहां तक समझ आ गई? वेयर द पेमेंट टैक्स अवॉइडेंस क्या है, ये देखिएगा, वेयर द पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू बाय द कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ बट डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ। यानी लॉ को कंप्लाई करना, प्रोविजंस को, लेकिन उसके थ्रू लॉ को डिफीट भी करना, टैक्स को कम करना। वेयर द पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू इलीगल मीन्स, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। गलत तरीके से, नाजायज तरीके से टैक्स को अवॉइड करना, वो टैक्स एवेजन कहलाता है। टैक्स अवॉइडेंस इज अंडरटेकन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द लॉ। लूप होल्स, जो उसमें कमी होती है उसका फायदा उठाते हुए उसका एडवांटेज लेना, ठीक है। यहां क्या है, टैक्स एवेजन इज अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइंग अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिसेस। गलत तरीकों को इस्तेमाल करते हुए ये करना, सही। मैं पहले, काफी देर पहले जब इशारा मेरा बंद होता था तो मैं घूम के इधर से ऐसे चला जाता, तो एक दफा उसने मेरा उधर भी चालान कर दिया। मैंने कहा मैंने सिग्नल तो क्रॉस नहीं किया, कहते ये क्या कर रहे थे। यानी मैं, मेरा सिग्नल बंद है, तो मैं इधर को गया, ऊपर से घूम के फिर इधर आके तो मैं इधर को निकल गया। तो उसने कहा जी आपने कानून नहीं पढ़ा हुआ, ये मैंने देख लिया, आपको ये भी वायलेशन है, ठीक है। तो मैं इसको अवॉइडेंस समझ रहा था, लेकिन वो क्या थी, एवेजन। Tax avoidance is done through not bona fide intention but complying the provision of law. It is not bona fide. इसका दूसरा लफ्ज होता है bona fide, नेक नीति के साथ। यानी कानून में से ढूंढना कि यार मुझे कहाँ फायदा मिल जाए ताकि मैं उसको यूज करते हुए टैक्स को कम कर सकूं। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दी है, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जहां पर हम लॉ को, टैक्स को कम कर सकते हैं। जैसे आगे जाके आप पढ़ेंगे कि नॉर्मल कंपनी का 29% टैक्स होता है, अगर आप स्मॉल कंपनी में डालें तो 20% टैक्स लगेगा। इसी तरह रजीम के अंदर अगर आप जाएं तो उसके अंदर जो है वो टैक्स, मैन्युफैक्चरर जो है उसको लॉ ने ऑप्शन दी है कि वो कम टैक्स भी दे सकता है। तो लॉ को यूज करना ये अवॉइडेंस है। टैक्स evasion is an unlawful way of paying lower taxes and defaulter may be punished. Tax avoidance looks like a tax planning, right, and is done before tax liability arises. यानी साल खत्म होने से पहले पहले ही आप उसको मैनेज कर लेते हैं, टैक्स प्लानिंग या टैक्स मैनेजमेंट भी इसको कहते हैं। टैक्स एवेजन इज लेटेंट फ्रॉड, ये सीधा फ्रॉड होता है, इसमें कोई आप ढकी छुपी बात है नहीं होती, इसमें कोई ढकी ढकी छुपी बात नहीं होती, सीधा यानी गन पॉइंट के ऊपर जनाब ये काम करो, ऐसे ही करना होगा। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी है इसकी।
क्या आपको समझ आई है? हाँ जी, क्लियर हुई है कि अगर आपको डिफरेंसेस आए तो आपने बताना है कि जो टैक्स अवॉइडेंस है ये टैक्स मैनेजमेंट या टैक्स प्लानिंग है। ये टैक्स प्लानिंग नहीं है, ये टैक्स फ्रॉड है। इसमें लॉ की प्रोविजन को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इसमें लॉ की प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जाता। इसमें कंसीलमेंट नहीं होती, इसमें कंसीलमेंट होती है। जी बेटा। अलग एक्सपेंसेस को लॉक करके बढ़ा दी जाए, जैसे कि अगर ठीक आपकी है। प्रॉपर्टी है वो उसको आप ओन करते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर देते हैं और उसको आप एक अच्छी खासी अमाउंट एज अ रेंट पे करते हैं, चलो वो एक्सपेंस में ऐड होगा, वो कंज्यूम डिवीजन में आएगा तो bonus में। इनका सवाल ये है कि मेरा ऑफिस है, वो मेरी अपनी ही प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दूं और उसको मालिक बना दूं और उसको किराया देना शुरू कर दूं, क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज है। आपको ये प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर करनी पड़ेगी। खाली जो है ना गली बातें ये काम होगा कि बस जी उसकी है तो लागा मैं इसको लेकिन रेंट सर जो दूंगा। उसका जो मतलब रेंट होगा वो आप मार्केट रेट से काफी ज्यादा देंगे, मतलब जैसे मार्केट रेट 1 लाख हो लेकिन आप उसको 5 लाख देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि उसका रेंट जो था वो 1 लाख था, वो 5 लाख उसको मैं दे रहा हूँ। पहली बात तो बेटा ये है कि जब वो उसको रेंट दूंगा वो भी उस पर भी टैक्स देगा। एक्चुअल ओनर वो 6 लाख से नीचे रहेगा। हाँ, तो 5 लाख उसको दे रहा हूँ, उसका तो एग्जेम्प्ट हो गया। मैं यहाँ से 5 लाख अपनी इनकम को कम कर दिया हुआ है। बिल्कुल सही है, आप इसको कर सकते हैं लीगल वे से। ठीक है कि जी मैं एक्चुअली इसको इतना दे रहा हूँ। एक सेक्शन है 109 लॉ के अंदर, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर कमिश्नर को ये शक पड़ जाए कि ये जो अरेंजमेंट है ये टैक्स अवॉइडेंस या अविजन का है, जानबूझ के किया गया है, तो उसको रिवर्स कर सकता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये होती है कि बाज बात ये प्रॉपर्टी जो टैक्स बचाने के लिए आप लगा रहे होते हैं ये प्रॉपर्टी ही नहीं बचती। यदि आप अपने बच्चे के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें, सही है, उससे वापस कौन लेगा बाद में? उसकी शादी हो गई तो बहू क्या कहेगी, ये तो हमारी है। समझ आ रही? अब्बा जी से कहे एक्चुअली किराया भी दिया करें। एक ना एक दिन तो आप कहेंगे ना, अब्बा जी मुझे इसका किराया दिया करें। वो लोग बट ये प्रॉपर्टी मेरी है, कहते नहीं ये मेरी है। तो टैक्स बचाते बचाते, इसको पंजाबी में कहते हैं तेली नहीं देनी वेली देनी है। ऐसा हमने देखे हैं कैसे। मैंने अपने क्लाइंट को मना किया इस बात से कि अपनी प्रॉपर्टी अपने पोतों के नाम मत ट्रांसफर करो। उन्होंने कहा मुझे अपने बेटे पे शक है, मुझे अपने पोतों पे शक नहीं, तो ये प्रॉपर्टी मैं अपने पोतों के नाम ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने कहा भी उसके गार्डियन आप नहीं है, उसका गार्डियन उसका बाप है, वो उसको सेल कर सकता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, अब शायद अरबों में हो। वो नाबाज आया है, उसने जनाब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। एक वक्त आया कि वो बाप उसका अपने बेटे के घर गया, उन्होंने कहा जी आप हमारे घर ना आया करें, तंग करते हैं आप हमें। उसने कहा चलो ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ये मेरी वापस करो। उन्होंने कहा किसकी प्रॉपर्टी? ये हमारी है। उन्होंने कहा ये मेरी है। उन्होंने कहा मेरी तेरी कोई नहीं है, ये हमारी है। आजकल बेचारा जो है वो कराची में कॉलेज भी हो गया है, बुरे हाल में। तो टैक्स बचाते बचाते कहीं सारा कुछ ही ना खो बैठे। एहतियात से काम करना चाहिए। जी, आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैं तो अपने अब्बू के साथ ऐसे कभी नहीं करूंगा। जब चीज आ जाती है ना फिर बंदे को समझ आती है कि मैं अब क्या करूं। ले जी, अब बताना हमने कि ये चीज जो हमें बताई जा रही है ये क्या चीज है। मिस्टर ए अर्न टर्नओवर ऑफ 10 million, however he kept it in cash in his bank locker and hide it from the टैक्स अथॉरिटी। बताए इवेजन है अवॉइडेंस है? इवेजन है, क्योंकि छुपा लिया ना उसे। Mr. B earned income of 10 million. However, he declared only so much of income which is verifiable from the bank, that is 6 million. ये भी क्या है? इवल है, evasion है। Mr. C earned 10 million. However, he recorded 7 million expenses employing legal tactics to reduce this net income. ये वाइडेंस, ठीक है, उसने एक्सपेंसेस को बढ़ाया लेकिन लीगल वे से।
अच्छा जी, ये अभी ये इसका आखिरी पार्ट है जो कि एग्जामिनर बारहा इसके ऊपर बात कर चुका होगा, सही है? इसके लिए मुझे आपको पहले बैलेंस शीट दिखानी है, ताकि आपको कुछ चीजों की पहले समझ आए, फिर हम आगे चलेंगे। मैं जरा एनर्जी फेस कर रहा हूँ, मेरी आवाज भी जैसे आपको नजर आ रही होगी बदली हुई। ये आपको पता है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर, एनुअल रिपोर्ट, ये पता है एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? हर साल जो शेयर होल्डर्स को दी जाती है, वो मैंने आपके सामने इसको ओपन किया हुआ है। देखिए इसके ऑडिटर कौन है, ये देखिएगा जरा, एएफ फर्गुसन, ठीक है? ये बात जरा आपने ध्यान में रखनी है। ये जो अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलने जा रही है, ये भी अभी नहीं आया। ये ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ कंप्लायंस। देखिए जी, ये ऑडिटर है एएफ फर्गुसन। फर्ग्यूसन जो है उसने रिपोर्ट दी कि जनाब हमने इनके पूरे साल के अकाउंट्स को चेक किया, और हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। अब जरा अकाउंट देखिएगा। इस अकाउंट के अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, डेफर्ड टैक्स की। ये आपको एक अमाउंट नजर आ रही है डेफर्ड टैक्स की, नजर आ रही है? ये देखिएगा। इसी तरह यहाँ पर एक करंट टैक्सेशन की अमाउंट भी नजर आ रही होगी, यहाँ नहीं है। ये भी डेफर्ड टैक्स नॉन करंट लायबिलिटीज में कहीं पड़ा हुआ है, ये वाला। ये बैलेंस शीट इसकी आ गई। अच्छा अब जरा देखिएगा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे से अगर ये फिगर्स मांगे डेफर्ड टैक्स की, लेट्स सपोज मैं यही कहता हूँ कि ये तो है नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये डेफर्ड टैक्स की फिगर है 947 मिलियन, ये मेरे से कैलकुलेट करवा लें, मुझे उसकी पेमेंट करें कि जी आप ये फिगर आप हमें कैलकुलेट करके दें कि ये अमाउंट कितनी है, और मैं उनको बताऊंगी ये उसमें ऐड कर दें, और मैं अपना दोबारा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी करना है। आप मुझे बताएं इसमें मैं कितनी गलतियां निकालूंगा, इसमें मिस्टेक निकालूंगा नहीं निकालूंगा? क्योंकि बनाई मैंने है, बनाई मैंने खुद है, इसलिए इसमें गलती भी मैं नहीं निकालूंगा। अच्छा ऑडिट का पता, ऑडिट क्या होता है? सबको पता है कि नहीं?
ये बता, मैं बताता हूँ। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये जिसका पैसा है ना नॉर्मली ये वो नहीं बनाते। यानी एक कंपनी है, ये कंपनी जैसे ये पैकेजेस लिमिटेड है, इसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने इनको पैसा दिया हुआ है कि आप इस कंपनी को चलाएं, वो है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने क्या किया कि इस कंपनी को चलाने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो आप देख रहे हैं, और इन्होंने ये रिपोर्ट दे दी शेयर होल्डर्स को। जैसे अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होती है ना, वो हमेशा कहते हैं कि ऑल इज वेल, सब ठीक है जी जनाब, मुल्क तरक्की कर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत कम हो गई है, आटा 2 रुपये किलो हो गया है, पेट्रोल जो है वो 10 रुपये किलो हो चुका हुआ है, बड़ी जनाब। वो कहते हैं कि मुल्क जो है वो कहाँ जा रहा है, वो ऊपर बस जा रहा है, चांद तक थोड़ी देर हमें हाथ लगा लेंगे, बस ये होता है ना। लेकिन जो भी ऑपोजिशन में होता है वो क्या कहता है कि मुल्क डूब गया, तुमने मुल्क को डुबो दिया पकड़ के, तुमने ये कर दिया। इस तरह ये जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, जो ये रिपोर्ट्स तैयार करती है, ये इसको जाली बनाने की कोशिश करती है, ताकि जिनका पैसा है वो इस पैसे को, उनको लगे कि ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है। उसके लिए क्या किया जाता है कि एक ऑडिटर जो है ना, उनको एक एक्सपर्ट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है कि साहब ये रिपोर्ट मेरे पास तब आए जब तुम इसको ओके करोगे। तुम जाओ, फीस मैं दूंगा, यानी शेयर होल्डर्स इसको इसको अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, कि जाओ ये मेरी कंपनी है, जाके अकाउंट्स को चेक करो, वेरीफाई करो, जो गलतियां हैं मुझे वो बताओ, राइट, इसकी पेमेंट मैं तुम्हें करूंगा। मिलियंस में इनकी पेमेंट्स होती है। आप समझ आइए ऑडिट की, ये क्या है, दे आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स टू चेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स हैं जो इसको काम कर रहे हैं, उनको जाके चेक करें कि वो प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और फिर इनको रिपोर्ट करें। इसको बोलते हैं ऑडिट करना। आप समझ आ गई है। अगर ये अकाउंट जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये वाले, अगर तो बनाए हैं ये कंपनी के अकाउंटेंट ने, वो सीए है या नहीं है, तो मैं इसकी गलतियों से निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ अमाउंट्स मैंने खुद ही बनाई हुई है, क्या मैं खुद ही बनाऊंगा और खुद ही गलती निकालूंगा उसमें से? नहीं होगा ना। क्यों? क्यों कहेगा जनाब आपने इसके हमसे 5 लाख रुपए लिया था, तो आज आप कह रहे हो ये गलत है, तो पैसे किस चीज के लिए थे भैया आपने? तो मैं इस डर से क्या करूंगा, गलती नहीं निकालूंगा। जैसे आजकल की अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, तो गवर्नमेंट अपने एमएलए की गलती नहीं निकालती, वो चोरी कर ले, डकैती कर ले, जो मर्जी कर ले, क्योंकि उसने खुद तो अपॉइंट किया हुआ है उसे, उसकी गलती नहीं निकालते। अब समझ आ रही है? अब क्लियर हुई है बात के नहीं? इस बात को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। रिव्यू मीन ऑडिट। यानी आप अगर कोई चीज खुद बनाएंगे, खुद ही उसका ऑडिट करेंगे, तो आपके चांसेस ये है कि आपके ऊपर एक थ्रेट मौजूद है कि अब आप यहां गलती नहीं निकालेंगे। अब क्लियर हुई है बात? अच्छा, एक तो ये होता है। दूसरी सर्विसेज, हमारा जो क्लाइंट है वो हमसे मांगता है कि मेरी रिटर्न भी तुम फाइल करो। ये दो अलग अलग चीजें हैं, अलग समझना है। एक है कि जब ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाए, तो आपने साल के एंड के ऊपर क्या करना है, ये इसकी सारी इनकम स्टेटमेंट जाके आपने आईआरएस पे जाना और इनकी रिटर्न फाइल करनी है। इसके आपने इनसे अलग चार्ज करने होते हैं रिटर्न फाइल करने के। अभी नजर नहीं आ रही, ये अलग चीज होती है। तो दो चीजें आपके सिलेबस में आई कैप के कोड ऑफ कंडक्ट में डाल दी गई है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमारे पास जो है ये जो कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये आई कैप अभी चैप्टर 1 और 3 के अंदर ये पहली चीज आई है जो पाकिस्तान की है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है,
वो इंटरनेशनली वो जनरल था। ये आई कैप ने जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं, कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज एप्लीकेबल टू टैक्स सर्विसेज। टैक्स सर्विसेज कितनी होती है? दो मैंने बताई। एक फाइलिंग टैक्स रिटर्न, फाइलिंग टैक्स रिटर्न, और दूसरी अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस। मैंने आपको कहा था चैट जीपीटी पे जाके थोड़ा सा किया करें। कितने लोग हैं जो उसके साथ कर रहे हैं काम? हाँ। एक, दो, और तीन। कैसा फील हो रहा है आपको? कुछ आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चेक की है वीक, एक हफ्ते डेढ़ के अंदर? कॉन्फिडेंस आया आपको? बाकी नहीं कर रहा है? मेरा ख्याल आपका प्रोग्राम भी कोई नहीं है। हाँ जी। तो फिर क्यों नहीं करते? अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे। आज तो सेट नहीं हो। कल मुझे याद करेंगे, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, फिर आपको समझ आएगी कि ये। हाँ जी। इसकी नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, बात कब लगानी उसके साथ, उसके साथ तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन के साथ कोई तलब नहीं है। आपने उसे बताना है, गपशप लगानी है। आप कौन है उसके साथ अगर बात करें, मैंने आपको कम्युनिकेट करके भी दिखाया था। यस। हाँ, तो बस उसका इसके साथ तो अंग्रेजी सिर्फ बोलनी है उसके साथ आपको। अच्छा जी, पहली चीज क्या है, ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है एग्जामिनर का, क्वेश्चन नंबर 8 इसके ऊपर बहुत आ रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर वो जो बातें पूछ रहा है कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, ये है सवाल जिसका जवाब हमें चाहिए। पहली चीज ये है, टैक्स सर्विसेज के, टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए किन चीजों का ख्याल करना चाहिए, ये सवाल लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शुड बी, what are the factors that should be considered while providing tax services to the client? ये लफ्ज मैंने यूज किया क्लाइंट। आप इसमें मुझे बताइएगा कि ऑडिटर कौन है और क्लाइंट कौन है? ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर ए एफ फर्गूसन है, ए एफ फर्गूसन है। और क्लाइंट क्या है? पैकेजेस। नहीं नहीं, कंपनी, उसको हम क्लाइंट कहते हैं, पैकेजेस। ये लफ्ज चूंकि मैं बार बार बोलूंगा तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। क्लाइंट कौन है? जिसका आप चेक करने जा रहे हैं, जिस कंपनी को, उस इदारे को क्लाइंट बोलते हैं इंग्लिश में। सही है। तो व्हाट आर द फैक्टर दैट मस्ट बी कंसिडर्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिशनर? ठीक है, क्या बोला मैंने? व्हाट फैक्टर्स बाय अ प्रैक्टिशनर while providing tax services to the client, while providing tax services to the client। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं? नंबर 1 लिखा हुआ है, फैक्टर्स दैट आर रेलेवेंट इन evaluating the level of threats created by providing any tax services to the audit client include। वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए? नंबर 1, द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। वो क्या आपसे मांग रहा है? एंगेजमेंट क्यों आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? वो क्या चीज है? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। पहली चीज क्या है? पर्टिकुलर, खास कैरेक्टरिस्टिक्स। वो खास चीज जो आपसे मांग रहा है, सबसे पहले आपको वो देखनी है। मेरे से क्या बनवा रहा है ये? मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो साले मेरे से कोई आके बंदा ये कहेगा कि सर मेरा ये रिटर्न फाइल करते, मैं कर दूंगा। ठीक है। मुझे एक बंदा आके कहता है जी मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
उसका काम मुझे करवाना है। तो मैं कहूँगा यार मेरे पास नहीं, उसके पास है, क्योंकि ये जो सर्विस आप मेरे से मांग रहे हो उसमें मेरा फलां दोस्त एक्सपर्ट है, उससे ले लो। तो पहली चीज क्या है कि सबसे पहले आपने क्या देखना है कि वो कौन सी सर्विसेज आपसे मांग रहा है। तो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, यानी सर्विसेज क्या मांग रहा है। नंबर टू, द लेवल ऑफ टैक्स एक्सपर्टीज ऑफ द क्लाइंट एम्प्लॉइज। वो जो मेरे से सर्विसेज मांग रहे हैं, वो जो इनके पास अपना स्टाफ कैसा है जो ये काम करेगा, उसकी एक्सपर्टीज कैसी है। इसकी हम मिसाल लेते हैं। एक शख्स मुझे ये कहता है कि यार ये घर मैंने इमरान बनाना है, क्या तुम इस घर को सुपरवाइज कर सकते हो, मुझे रिपोर्ट दे सकते हो कि ये बंदे जो काम कर रहे हैं ये अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं। मैं कहता हूँ जी हाँ मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात मैं पूछूंगा यार बनवा किससे रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो बड़ी अच्छी कंपनी से बना रहा है तो मैं कहूंगा हाँ यार मेरा रिस्क यहाँ पर कम है, क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छे हैं। अगर वो बना रहे किसी थकी हुई कंपनी से तो मेरा रिस्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ आ रही है। तो पहली चीज, क्या काम कहा जा रहा है। दूसरी चीज कि उसके जो इसके खुद एम्प्लॉय है जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन तैयार कर ली है, जिनका मेरे साथ होना, उनकी एक्सपर्टीज कैसी है, ये चीज। द सिस्टम बाय विच द टैक्स अथॉरिटीज असेस एंड एडमिनिस्टर द टैक्स इन क्वेश्चन। और जब इसकी चीजें ये तैयार होगी तो टैक्स वाले इसको कैसे देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्या मैं उन क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। समझ आ रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने एक दफा अपनी शर्ट सिलवाई, 4-5 सूट किसी से सिलवाए। उसने ये मेरी ना टाइट कर दी। अब मैं जरा ऐसे करता था तो मुझे उलझन होती थी, तो फंसे हुए थे मेरे ये कफ जो थे। मैंने उसे बताया कि ये गलत किया तुमने, इसको ठीक करो। वो ठीक क्या करता, कहता जी मैं कर दूंगा। उसने क्या किया कि उसको पकड़ के ना कमीज को गीले पानी में अंदर रख रख के खींचता रहा कुछ दिन। तीसरे चौथे दिन मुझे दे दिया तो मैंने देखा कि उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। खींच के थोड़ा सा लूज तो कर दिया उसने, लेकिन उसका भी सत्यानाश हुआ। तो मैंने उसे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने बिल्कुल ही मेरे सूटों का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है पकड़ के। तो उसने कहा सर हम हमारे पास कभी भी किसी बंदे ने शिकायत नहीं की। मैं क्या वो क्यों, कहना सर अकल हो गए थे, अकल हो तो सोचो ही सोचो, अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। ये आपका मसला है कि आप इन छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं, हमारे पास तो कोई बंदा कभी सोचता ही नहीं है। यानी बात ये है कि जब ये चीज को मैं असेस कर लूंगा तो जो अगली पार्टी है वो इसको असेस कैसे करेगी, उसका लेवल क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कैसे इसको देखेगी। वैसे मेरे घर में कोई बंदा काम करने आए तो उसको मैं पहली बात ये बताता हूँ कि जाते हुए गंद नहीं डालना, पैसे इसके एक्स्ट्रा दूंगा। और तुम एयर कंडीशन का काम कर रहे हो, मेरी दीवार को खराब नहीं कर रहे, इसका गंद नीचे नहीं फेंकना, सफाई सुथराई के साथ करके हर चीज चेक करके जा रही है। समझ आ रही है। तो जब आप वहां पर जा रहे हैं, जो उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर ये ध्यान रखें कि इसके बाद जब इसने टैक्स वालों ने इसके साथ डील करना है तो वहां क्या पॉसिबल क्वेश्चन होंगे जिसका मुझे आंसर करना पड़ेगा। समझ आ गई पहली चीज, मेरे से क्या सर्विसेज मांग रहे हैं। नंबर टू, जो जो लोग ये काम कर रहे हैं इसका अपना स्टाफ वो कैसा है। नंबर थ्री, कि टैक्स वाले इसको कैसे असेस करेंगे। और नंबर चार, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेलेवेंट टैक्स regime। जो मेरे से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, सादा है या इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी या लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व है, वो भी मुझे देखनी है। सही है। तो क्या समझ आई आपको चार चीजों की। नंबर वन, ठीक है, द टाइप ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज कैसी मांगी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स, असेसमेंट बाय द टैक्स अथॉरिटीज, और दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, उस ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी। चार फैक्टर्स को कंसीडर करना है। चले इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो आज हमने एथिक्स किसके पढ़े हैं, टैक्स पेयर के।
यूटिलिटेरियनिज्म, मेरे पैसे से मुआशरे को फायदा होगा,